जय श्री महाकाल दोस्तों। क्लास 9th के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है 2023 का जो वार्षिक परीक्षा का पेपर है। वो 2023, 24 और 25 तीनों ही पेपर मैं अपलोड कर चुका हूं, लेकिन आपके लिए 23, 24, 25 तीनों के ही बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो आपको इसको भी जो है 2024 और 25 का मैं अपलोड कर चुका था, लेकिन ये बाकी था। तो आप जरूर इनको जो है गणित का जो ये जो पेपर है आप देख कर जरूर जाए। चलो देखते हैं। देखिए, इसमें प्रथम प्रश्न आ जाता है। देखो, आपके प्रथम प्रश्न आता है इसमें, बोर्ड वार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र मध्य प्रदेश बोर्ड क्लास 9th का पेपर है। इसमें पहला प्रश्न आ जाता है, प्रत्येक परिमेय संख्या, क्या कह रहा है, प्रत्येक परिमेय संख्या प्राकृत संख्या होती है क्या, ऐसा कह रहा है। प्रत्येक परिमेय संख्या प्राकृत संख्या होती है। हाँ, होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या जो होती है वो प्राकृत संख्या होती है, पूर्णांक भी होती है और वास्तविक संख्या भी होती है और पूर्ण संख्या भी होती है। लेकिन देखो, कहने का यह अर्थ है कि जो वास्तविक संख्या रियल नंबर जो होते हैं उसमें ये तीनों ही शामिल हो जाते हैं। प्राकृत संख्या भी आ जाती है, पूर्णांक भी आ जाती है और पूर्ण संख्या भी आ जाती है, और स्वयं परिमेय संख्या जो होती है वो भी वास्तविक संख्या में आ जाती है। तो सबसे बेस्ट जो है आपके कौन सा रहेगा, सी वाला। सी वाला जो रहेगा आपके सबसे बेस्ट रहेगा यहाँ पर। तो आपके आंसर कौन सा हो जाएगा, सी वाला। सी वाला आपके जो है बिल्कुल सही वाला, सही जो है ऑप्शन रहेगा वो जो है आपके सी वाला रहेगा प्यारे दोस्तों। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपन इसी का। पहला था ये, अब अपन दूसरा देखते हैं इसमें। यहाँ पर देखो, ये बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है आपके। प्रश्न क्या है, देखो यहाँ पर, बहुपद 4x की घात 4 प्लस 10x की घात 3 प्लस 5x की घात 5 प्लस 5x प्लस 7 की घात क्या है। देखो, यहाँ पर जो घात जो बताई जाती है वो चर राशि की बताई जाती है, और जो सबसे बड़ी घात होती है वही क्या होती है, बहुपद की घात होती है। तो इसने बहुपद की घात पूछी है अपने को प्यारे दोस्तों, बहुपद की घात पूछी है। तो बहुपद की जो घात रहेगी वो सबसे बड़ी घात होगी। और यहाँ पर देखो, सबसे बड़ी घात जो है बहुपद की घात 5 है। 4 भी है, 3 भी है, लेकिन सबसे बड़ी घात 5 है। तो यहाँ पर बहुपद की जो घात होगी वो क्या हो जाएगी, आपके 5 हो जाएगी, यानी कि बी वाला सही विकल्प जो है आपके सही रहेगा। बहुत ही प्यारा और सिंपल सा पेपर है। देखो, 2023 का 23, 24 और 25 तीनों पेपरों में से ही आपके वार्षिक 2026 का पेपर जो है छटने वाला है। आपको इन तीनों पेपरों को जो है छोड़ना नहीं है। मैं 2023-24 का पहले ही अपलोड कर चुका हूं, आप ऐप में भी फ्री वाले भाग में देख सकते हो, और चैनल पर भी, फास्ट लर्न चैनल जो है उस पर भी आप जो है देख सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है, देखो आपके नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है आपके, नेक्स्ट प्रश्न है आपके, नेक्स्ट प्रश्न आ गया। ये भी बहुत ही प्यारा है प्रश्न। देखो, समीकरण एक्स, समीकरण क्या है, देखो आपके समीकरण आपके x माइनस 2y बराबर 4 का एक हल है। इसका एक हल कौन सा है, लेकिन देखो यहां पर आपको क्या करना है, x कोमा वाई ये जो निर्देशांक दे रखे हैं, अगर x का मान रखोगे तो y का आना चाहिए, और y का रखोगे तो x का मान आना चाहिए, तभी जाके वो हल होगा, अन्यथा नहीं होगा। यानी कि कहने का ये अर्थ है मेरा कि x का मान अगर 0 रखता हूं और y का 3 आ जाता है तो ये हल होगा। मान लो 3 का रखूं तो भी 0 आना चाहिए तो हल होगा, लेकिन एक का मान रखने पर दूसरा आ रहा है तो वो हल हो जाएगा। एक ही चेक करना है, या तो x का मान रखोगे तो y का निकालना है, और y का रखोगे तो x का आना चाहिए, तभी जाके वो आपका हल होगा। तो यहाँ पर देखो, फिर आपको क्या करना है, ये वाला मान रखा है, अगर मान लिया इससे 0 रखने पर 3 नहीं आया y का मान तो ये हल नहीं होगा। फिर अपन 2 रखेंगे तो y का भी 2 आना चाहिए तो हल होगा। मान लिया ये नहीं आया तो फिर इसमें चेक करेंगे, अपन x का मान 4 रखेंगे, y का 0 आना चाहिए, या y का रखोगे तो x का मान 4 आना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से अपन जो है आगे बढ़ते जाएंगे। मान लो पहले में आंसर आ गया तो पहले वाला टिक करके अपन आगे बढ़ लेंगे। हो सकता है कि सभी हो, तो फिर हो सकता है एक से ज्यादा भी आपके जो है हल हो सकते हैं। तो अपन यहाँ पर देखो, पहले वाले में देख लेते हैं। आपके समीकरण क्या है, x माइनस 2y बराबर 4 है। पहले वाले में x का मान अगर आप 0 रखते हो तो y का मान कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो x की जगह 0 रखूंगा, माइनस 2y बराबर 4 आ रहा है। तो यहां पर देखो, 0 इधर रखा अपन ने, ये माइनस का जो 4 है, अगर अपन माइनस का 4 इधर लाते हैं, देखो माइनस प्लस का 4 है, इधर आएंगे माइनस के 4 हो जाएंगे, माइनस का 2y इधर आएगा, प्लस का 2y हो जाएगा, और ये 2 इधर आएगा तो बटे में, यानी कि -4 के बटे में 2 बराबर y आ रहा है। 2 से काटेंगे 2 दूना 4, यानी कि y बराबर -2 आ रहा है।
y बराबर -2 आ रहा है, जबकि x का मान 0 रखने पर y का कितना आना चाहिए था, 3 आना चाहिए था। तो ये आपके हल नहीं है, ये तो हल नहीं है। चलो अपन नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए फिर अपन ने क्या किया, ये वाला देखते थे कि x 2,2 देखेंगे, यानी कि x की जगह क्या रखना है अपने को, 2 रखना है। x की जगह 2 रखने पर y का भी कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो x की जगह मैं 2 रख देता हूं, -2y बराबर क्या हो रहा है, 4 हो रहा है। इस समीकरण में अपन ने क्या किया, मान रखा। x का मान रखने पर y का आना चाहिए या y का रखने पर x का आना चाहिए, तभी जाके वो आपका हल होगा, अन्यथा वो हल नहीं होगा। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। चलो देखते देखिए, x की जगह 2 रख दिया अपन ने, -2y बराबर 4 लिखा। ये -2y इधर ही रखो, चाहो तो माइनस का उधर ले जाके प्लस का कर सकते हो, इधर 4 है, प्लस का 2 इधर जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। और देखो 4 में से 2 घटा 2 बच गया, इधर 2y थे माइनस के, ये माइनस के 2 इधर आएंगे तो इसके बटे में चले जाएंगे, 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, यानी कि y का मान कितना आया। देखो प्यारे दोस्तों, ये यहाँ पर ये जो है माइनस भी छिपा हुआ बैठा था, तो माइनस और ये 1, यानी कि x का मान अपन ने 2 रखा तो y का कितना है, -1, और यहाँ पर कितना आ रहा, 2 और रखने पर 2 ही आ रहा है। तो ये वाला ऑप्शन भी आपके नहीं होगा। आपके जो थर्ड वाला ऑप्शन अपन चेक कर लेते हैं। देखिए ये वाला सही है कि नहीं है। x की जगह अपन क्या रखेंगे, 4 रख देते हैं। x की जगह अपन क्या कितना रखते हैं, 4 रखते हैं। x की जगह 4 रखने पर y का कितना आना चाहिए, 0। अगर x की जगह 4 रखने पर y का 0 आ गया तो ये हल हो जाएगा, अन्यथा ये भी नहीं होगा। चलो x की जगह अपन ने 4 रखा, -2y बराबर 4 ऐसे लिख दिया। ये -2y, ये 4 इधर है, प्लस के 4 इधर गए, माइनस के 4, 4 में से 4 घटा 0, इधर -2y थे, माइनस के 2 इधर जाएंगे बटे में। लेकिन देखो 0 में किसी के भाग लगाओ, 0 आ रहा है, तो बिल्कुल सही। x का मान 4 रखा तो y का 0 आया, बिल्कुल सही। आहा क्या बात है, क्या बात, क्या बात, क्या बात, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर ये वाला आपके जो ऑप्शन सही होगा, ये तो अब हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये 2 तो थे ही नहीं, तो केवल 4 में से एक ही सही रहेगा, यानी कि ये ही रहेगा, आपके सी वाला सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। बहुत ही प्यारा पेपर है और बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है आपके जो 2026 की और अन्य 26, 27, 28 सभी परीक्षाओं के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। लेकिन अपन 2026 की वार्षिक परीक्षा के लिए अभी देख रहे हैं, ठीक है। तो आप जो है इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे। त्रिभुज एबीसी में BC बराबर AB है, ऐसा कह रहा है कि BC और AB दोनों बराबर है। कोण B का मान 80 है, तो ABC में BC बराबर AB है और कोण B बराबर 80 है, तो कोण A का मान पूछ रहा है। डबल डबल छप गया इसमें, है ना। चलो तो क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC है, ये अपन ने देखो त्रिभुज ABC बना दिया यहाँ पर। ये आपके त्रिभुज क्या है, आपके ABC है, ये त्रिभुज ABC है, ऐसा कह रहा है वो। त्रिभुज ABC में उसने क्या कहा, त्रिभुज ABC में BC बराबर AB है, ऐसा कह रहा है। ये BC और ये AB दोनों क्या है, बराबर भुजाएं हैं। लेकिन देखो एक ही त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बराबर भुजाओं के सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर। तो इसके सामने का ये वाला कोण, इसके सामने का ये वाला कोण और इसके सामने का ये वाला कोण क्या होगा, बराबर होगा। क्लियर है। तो देखो यहां पर लेकिन कोण B का मान इसने 80 दिया था, ये कोण तो 80 है, ये 80 डिग्री है, लेकिन ये दोनों कोण क्या है, बराबर है। लेकिन देखो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, इसमें से इसका मान 80 हो गया, मतलब ये दोनों मिलाकर क्या होंगे, 100। लेकिन दोनों कोण बराबर होंगे, क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो जब ये 80 है और तीनों मिलाकर 180 होंगे, यानी कि ये दोनों मिलाकर 100 होंगे, यानी कि ये दोनों बराबर है, तो दोनों कितने कितने के हो जाएंगे, 50-50 डिग्री के हो जाएंगे, क्योंकि 50 और 50 दोनों मिलाकर 100 हो जाएंगे। तो आपके कौन सा वाला, आपके जो ये वाला जो ऑप्शन रहेगा, ठीक है। वैसे तो ABC की बात करेंगे तो C आ जाएगा, इसमें G दिया है तो G लिख देंगे अपन, G टिक कर देंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाला आ जाते हैं अपन। देखो नेक्स्ट वाला प्रश्न आ जाता है आपके, नेक्स्ट वाला सही विकल्प आ जाता है। देखो ये क्या है प्रश्न, बहुत ही प्यारा प्रश्न है ये भी आपके। देखो प्रश्न क्या है, एक समांतर चतुर्भुज ABCD में समान कोण होंगे। कौन कौन से समान कोण होंगे, क्या कह रहा है, वो समांतर चतुर्भुज है। ये अपन ने समांतर चतुर्भुज बना दिया। ABCD क्या है आपके, एक समांतर चतुर्भुज है। तो देखो समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यानी कोण A और कोण C बराबर होंगे। कोण A का मान कोण C के बराबर होगा, और ये जो कोण B है वो कोण D के बराबर होगा। कोण B और कोण D क्या होंगे, बराबर। तो कौन सा वाला इनमें सही विकल्प दे रखा है, देख लेते। देखिए A और C दे रखा है क्या,
नहीं, ए और सी है, ये इसमें ए और सी तो है, तो ये तो सही होगा। बी और डी भी दे रखा है तो अब दे ही नहीं सकता है बी और डी, क्योंकि एक ही सही विकल्प सही रहेगा। तो देखो बी और डी है ही नहीं इसमें, बी के साथ सी आ दिया आया, यहाँ पर सी के साथ यहाँ पर डी आ रहा है, ठीक है। बी के साथ डी नहीं आ रहा, ना डी के साथ बी आ रहा है, तो बिल्कुल सही है आपके। अगर ए बी सी ऑप्शन होते तो सी वाला इसमें भी सही होता है, इसमें के है तो के वाला सही हो जाएगा, ठीक है। उसमें ए बी सी ही दिए थे पेपर में, लेकिन मैंने इसमें प्रिंट किया तो फिर आपके ये डाल दिया। चलो नेक्स्ट वाला प्रश्न आ जाता है आपके, देखो यहाँ पर इसमें माध्यिका पूछी है, इसकी क्या कह रहा है, वो माध्यिका पूछी है इसने। तो देखो माध्यिका निकालने के लिए, वैसे इसके तीसरे का देखो ये वाला जो है ऑप्शन जो है इसमें, ये गलत सही विकल्प है, ये विकल्प गलत है इसके। यहाँ पर देखो इसकी माध्यिका पूछ रहा है, तो देखो माध्यिका क्या होती है आपके, यहाँ पर देखो पहले इनको अपने को क्या करना पड़ेगा, गिनना पड़ेगा कितने, देखो एक, यहाँ पर ये कितने हो रहे हैं देखो आपके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 हो रहे, विषम संख्या है। तो देखो माध्यिका पहले इसको क्या करेंगे, आरोही क्रम में लिखो आप, आरोही क्रम। पहले अपन क्या करेंगे, आरोही क्रम यानी कि सबसे छोटा वाला मान देखा अपन ने, एक है तो एक लिखा, फिर एक ही बार है, फिर दो आया, फिर आ रहा देखो आपके तीन आ रहा है, तीन लिख दिया, फिर चार देखो आपके दो बार आ रहा है, चार, चार लिखा, फिर आ रहा है देखो आपके पांच, एक ही बार है, पांच लिख दिया, फिर आ रहा है देखो छह भी एक बार, दो बार है छह, ये छह दो बार लिख दिया अपन ने। फिर आएगा देखो आपके सात तीन बार है, तो अपन ने सात 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 तीन बार लिख दिया, ये अपन ने आरोही क्रम में लिख दिया। लेकिन देखो माध्यिका जो होती है आपके, माध्यिका क्या होती है, अगर n बराबर कितना आ रहा है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो रहा है, और जो क्या है बोलो विषम है, अगर विषम होता है तो माध्यिका होती है आपके, देखो माध्यिका होती है n+1/2वें पद का मान, दोवें पद का मान हो जाएगा। और यानी कि 11 और 1 12 हो रहा है, देखो 11 और 1 11+1/2 करेंगे, और 11 और 1 12, 12/2 यानी कि 2×6 12, छवें पद का मान, छवें पद का मान हो जाएगा। तो ये पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, और छठा पद कितना आ रहा है, देखो 5 आ जाएगा, तो आपके माध्यिका क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें देखो आपके ये आखिरी वाला बी वाला बिल्कुल सही है, इसमें आखिरी वाला था ये नंबरिंग गलत हो गई इसमें, ठीक है। आखिरी वाला बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, 5 आ जाएगा, आपके माध्यिका का मान कितना आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न था, बहुत ही सरल सा प्रश्न, ये वाला बिल्कुल सही हो गया। अगला नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है, देखो आपके नेक्स्ट वाला आता है, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था। यहाँ पर देखो नेक्स्ट वाला ही आ जाता है, देखो आपके बहुत ही प्यारा और सिंपल सा प्रश्न है। अपने को क्या करना है, शब्द का चयन करना है, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, शब्द का चयन करना है। तो देखो पहले वाला आ जाता है यहाँ पर आपके, पहले प्रश्न का आंसर आ जाता है। पहले प्रश्न का क्या आएगा, देखो बहुपद x⁻³ माइनस x⁻² प्लस 1 में x⁻² का गुणांक क्या होगा, मतलब x वर्ग के गुणा में क्या होगा, ऐसा पूछ रहा है। तो देखो आपको इसको अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x⁻³ माइनस x⁻² प्लस 1 है, तो इसको अपन -1 x का वर्ग भी लिख सकते हैं, यानी कि x वर्ग का जो गुणांक होगा वो क्या आ जाएगा आपके -1 हो जाएगा, यानी कि आपके यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1 रहेगा। यहाँ पर शब्द का चुनाव क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर शब्द का चुनाव -1 आ जाएगा। फिर क्या कह रहा है, बिंदु अगला आ जाता है, देखो आपके क्या कह रहा है, इसका बी वाले का क्या हो जाएगा, 7, -6 की कोटि क्या होगी। तो देखो आप भूको से याद रख सकते हो, क्या काय से याद रख सकते हो, भूको, भूको कहते हैं ना, बहुत ज्यादा भूख लग रही है तो उसको कहते हैं भूको, ठीक है। तो भूको से आप याद रख सकते हो, पहले वाला भू से तो क्या हो जाएगा आपके भुज हो जाएगा, भू से तो क्या हो जाएगा आपके भुज, और को से क्या हो जाएगा आपके कोटि, यानी कि पहला वाला जो मान रहेगा वो कोटि रह जाएगा, और दूसरे वाला मान क्या हो जाएगा भुज, यानी कि पहला वाला तो क्या होगा आपके भुज हो जाएगा, और -6 क्या हो जाएगी आपके कोटि, और उसने कोटि पूछी है तो दूसरे वाला मान कोटि होता है, यानी कि -6 वाला सही हो जाएगा आपके, बिल्कुल सही आ जाएगा। इसमें से आपका कौन सा चयन सही रहेगा, तो -6 वाला हो जाएगा। देखो x बराबर 0 का समीकरण है, x बराबर किसका समीकरण है, वो कह रहा है कि x बराबर किसका समीकरण है, आपके x अक्ष का है कि y अक्ष का है, x बराबर 0 जो है आपके कौन से अक्ष का समीकरण है। देखो x बराबर 0 का जो समीकरण है वो आपके कौन से अक्ष का है, तो देखो आपके कौन से अक्ष का होता है,
ये आपके कौन से अक्ष का होता है? तो देखो बहुत ही सिंपल तो बात है। क्या कह रहा है कि ये कौन से अक्ष का समीकरण है? ऐसी बात उसने बोली है कि ये कौन से अक्ष का समीकरण है। तो देखो अगर अपन समीकरण जब खींचते हैं, ग्राफ समीकरण से अगर ग्राफ खींचते हैं, तो देखो इसमें x बराबर 0 आ रहा है। x बराबर 0 होगा यानी कि ये y अक्ष का समीकरण हो जाएगा। किसका हो जाएगा? ये y अक्ष का समीकरण हो जाएगा, क्योंकि ये जो रेखा होगी y अक्ष के साथ संपाती होगी। x का मान तो 0 है, इसमें x का मान कुछ भी 0 ही रहेगा हमेशा। y का कुछ भी मान रखोगे आप, x का मान 0 ही रहेगा, यानी कि y अक्ष का समीकरण रहेगा। यानी कि ये क्या हो जाएगा? आपके y अक्ष का समीकरण हो जाएगा। क्लियर है? याद रखना है आपको, x बराबर 0 किसका समीकरण है? आपके y अक्ष का। और अगर वो y बराबर 0 पूछ लेता तो सर हमें भी पता है इतना, तो x अक्ष का हो जाता है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट आ जाता है आपके, आयत का प्रत्येक कोण होता है। भाई आयत का प्रत्येक कोण तो समकोण होता है, आप बहुत अच्छे से जानते हो। आयत का प्रत्येक कोण क्या होता है? आपके समकोण होता है, यानी कि 90 डिग्री होता है। आयत का प्रत्येक कोण क्या होता है? समकोण होता है। चलो नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है आपके, बहुत ही सिंपल सा। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है कि व्यास कहलाती है? आपके देखो ये वृत्त है, ये व्रत है, ये व्रत का क्या है? केंद्र है। यहाँ पर ये जीवा मैंने खींची, फिर मैंने पुनः यहाँ जीवा खींची, फिर ये जीवा भी खींची, और ये जीवा जो है व्रत के केंद्र से होकर जा रही है। इसको अपन ने अगर ए बी नाम दिया तो देखो फिर इधर जाएंगे तो जीवाएं छोटी होने लग जाएगी, और ये जीवा सबसे बड़ी है लेकिन व्रत के केंद्र से होकर गुजर रही है। तो व्रत के केंद्र से होकर गुजर रही है, तो ये त्रिज्या का डबल भी हो गई। ये त्रिज्या का क्या हो गया? डबल भी हो गया। मेरे मुंह से क्या निकला? गुर्र, है ना। चलो तो क्या हो रहा है? ये जो जीवा है ये व्रत के केंद्र से होकर गुजर रही है और त्रिज्या का डबल भी है, और इसको व्यास भी कहते हैं। तो व्रत की सबसे बड़ी जीवा जो है उसका क्या होती है? आपके व्यास होती है। व्रत की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? उसका व्यास होती है। तो व्रत की सबसे बड़ी जीवा कहलाती है तो व्यास कहलाती है। इसकी परिभाषा भी पूछी जाती है, तो ध्यान रखना। व्रत की सबसे बड़ी वह जीवा जो व्रत के केंद्र से होकर गुजरती है, व्रत की सबसे बड़ी जीवा होती है, और व्रत की सबसे बड़ी जीवा को व्रत का व्यास कहते हैं। ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना, इसकी परिभाषा आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला, आंकड़ों के अधिकतम और न्यूनतम मान के अंतर को क्या कहते हैं? भाई न्यूनतम मान और अधिकतम मान का जो अंतर होता है, वर्ग चिन्ह होता है कि परास होता है, यह आपको अच्छे से ध्यान रखना है। जो वर्ग की जो सबसे, तो आंकड़ों के देखो आपके क्या कह रहा है, आंकड़ों के अधिकतम और न्यूनतम मान के अंतर को क्या कहते हैं? आंकड़ों के अधिकतम और न्यूनतम मान का जो अंतर होता है परास होता है, ठीक है। और अधिकतम मान और न्यूनतम मान, अधिकतम मान प्लस न्यूनतम मान बटे 2 क्या हो जाएगा? आपके वर्ग चिन्ह। तो अपने को क्या पूछा? आंकड़ों के अधिकतम और न्यूनतम मान के अंतर को क्या कहते हैं? तो अधिकतम और न्यूनतम मान का जो अंतर है वो क्या कहलाता है? आपके परास कहलाता है। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था ये भी। देखो ये आपके 2023 का पेपर इस प्रकार का पूछा गया था आपके। चलो यहाँ पर आ जाता है, ये आपके सही जोड़ी है। साहब जोड़ी सही होती है क्या? बहुत सी बार गलत भी होती है, अपन देखते हैं। तो दो जो है कपल जो है बहुत ज्यादा लड़ते झगड़ते हैं, या बीबी जो है बहुत ज्यादा लड़ते झगड़ते हैं। कभी पत्नी जो है गरम चिमटा झटाती है, कभी बेलन से पिटाई करती है, तो वो जोड़ा गलत हो जाएगा। क्लियर है? तो जोड़ा सही भी होती है, जोड़ी सही भी होती है और गलत भी होती है। तो देखो अपने को सही करनी है, लेकिन अर्थात ठीक है अपने को जोड़ी सुधारनी है। चलो देखो देखते हैं। देखिए यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा प्रश्न यहाँ पर आ जाता है। क्या हुआ? देखो a की घात m भागित a की घात n। तो देखो आपको पता होगा यहाँ पर a की घात m भाग a की घात n हो रहा है, यानी कि भाग लग रहा है। और हमेशा भाग में क्या होती है? घातें घटती है, यानी कि a की घात m माइनस n हो जाएगी। तो ये आपके इसके सामने, पहले के सामने कौन सा आ जाएगा? आपके d। ठीक है, आपके a वाला जो ऑप्शन है इसके सामने कौन आएगा? डी आ जाएगा। ए के सामने डी आ जाएगा, फिर आपके देखो बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर डी आएगा, फिर ई आएगा। सबके सामने देख लेते हैं, या 1 2 3 लिखा रहे है ना, इधर 1 2 3 आ रहे हैं, ए बी सी डी नहीं आ रहा है। ठीक है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 4 5 6 आ रहे हैं। ठीक है, सबके सामने क्या आते हैं अपन लिखते जाते हैं। तो भाग में घातें घटती है, और इसके सामने क्या आ रहा है? ए की घात m माइनस एन, m माइनस एन। ठीक है, देखो कार्य तो क्या कह रहा है? सर आप इतना भी नहीं जानते हैं क्या? सर एम और एन तो एक ही में आ रहे हैं सर। हाँ सर बिल्कुल सही कह रहा भाई कार्य तू।
ठीक है, ये वाला जो ऑप्शन रहेगा बिल्कुल सही होगा। देखो कार्य का दिमाग सबसे ज्यादा चलता है। चलो देखो इधर, यहाँ पर जो है इसका दिमाग जो है, ठीक है, इसका दिमाग जो है बहुत ज्यादा चलता है। तो यहाँ पर देखो एक्स की घात 2 माइनस वाई की घात 2, यहाँ पर देखो फिर वापस जो है दिमाग चला उसका। ठीक है, देखो कालिया का दिमाग क्या चला, एक बार दोनों के बीच में धन लगाओ, एक बार ऋण लगाओ, स्क्वायर हटाओ। ये तो आपकी फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। एक बार दोनों के बीच में माइनस लगाओ, एक बार प्लस लगाओ, स्क्वायर हटाओ। ठीक है, यो हटाओ, तो ये आपके क्या आ जाएगा, ए माइनस बी ए प्लस बी। लेकिन आपके एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के लिए लगाना है तो एक्स माइनस वाई और क्या हो जाएगा आपके एक्स प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये एफ आ जाएगा आपके। तो देखो आपके किसके सामने अपने बाकी कौन सा था, दूसरा वाला था, तो दूसरे के सामने कौन सा आ रहा है, आपके एफ वाला आ रहा है। इसके सामने दूसरे वाले के सामने क्या आ जाएगा, आपके एफ सही आ जाएगा, सही विकल्प। एक्स अक्ष के निर्देशांक होते हैं। देखो आपके एक्स अक्ष के निर्देशांक क्या होता है, ऐसी बात पूछ रहा है। तो देखो एक्स अक्ष, ये आपके एक्स अक्ष है। एक्स अक्ष पर यहाँ पर जीरो लेंगे, इधर बीच में जीरो होता है, फिर एक्स का मान कितना हो जाता है, एक आ जाता है एक्स, फिर एक्स का मान 2 आ जाएगा, फिर एक्स का मान क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा, इधर एक्स का मान क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, फिर एक्स का मान -2 आ जाएगा। इस प्रकार से एक्स का मान तो बढ़ेगा लेकिन y का मान क्या रहेगा आपके 0। ठीक है, तो उसने क्या कहा, एक्स अक्ष के निर्देशांक क्या होते हैं भाई, एक्स अक्ष के निर्देशांक x कोमा क्या होंगे, 0। एक्स अक्ष के निर्देशांक क्या होंगे, x कोमा 0 होंगे। ठीक है, एक्स अक्ष के जो निर्देशांक रहेंगे x कोमा 0 होंगे। x कोमा 0 कहाँ पर आ रहा है, ठीक है, तो भुज और कोटि 0 होगी, बिल्कुल सही। भू को से आप याद रख सकते हो, भू और को। ठीक है, तो इसका भुज तो x होगा और कोटि क्या होगी, 0। देखो कितना आगे से पूछा है इसने बावले ने। चलो, एग्जामिनर भी बहुत शाना होता है। ठीक है, अब की कालिया का जो है कोई रोल नहीं चलेगा इसमें, कालिया कुछ भी नहीं कर सकता है। -1 कोमा -2 चतुर्थांश में है, कौन से चतुर्थांश में है। ठीक है, तो देखो ये आपके एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। इधर एक्स क्या होता है, इधर वाई धन होता है, इधर एक्स धन होता है, इधर एक्स ऋण होता है, इधर वाई ऋण होता है। यानी कि एक्स और वाई दोनों का मान अगर धन है, एक्स भी धन है और y भी धन है, तो वो प्रथम चतुर्थांश में आएगा आपके। अगर देखो x का मान तो क्या है, ऋण है, और y का क्या है, धन है, तो वो द्वितीय चतुर्थांश में आएगा। और x और y दोनों के ही ऋण है, x भी ऋण है और y भी ऋण है, तो वो आपके तृतीय चतुर्थांश में आ जाएगा। और फिर देखो x का मान तो क्या आ रहा है, धन आ रहा है, और y का अगर ऋण आ रहा है तो वो कौन से चतुर्थांश में आ रहा है, आपके तृतीय में आ जाता है। ठीक है, तृतीय चतुर्थांश में आ जाता है। लेकिन उसने क्या कहा, माइनस, दोनों ही माइनस के मान है, तो साहब ये जो मान आएगा वो किस में आ जाएगा, तृतीय चतुर्थांश में। सर चतुर्थांश आप हमें बावला क्यों बना रहे हो, हमें कंफ्यूज क्यों कर रहे हो सर, चतुर्थांश से संबंधित ऑप्शन ही एक ही। हाँ भाई लाला, ये भी सही कही तूने। ठीक है, तो इसके सामने बिल्कुल जो चौथे के सामने कौन सा आ जाएगा, आपके सी वाला सही विकल्प आ जाएगा आपके। ठीक है, चौथे के सामने आपके सी आ जाएगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। चलो देखो नेक्स्ट आ जाता है उभयनिष्ठ अंतः बिंदु। उभयनिष्ठ अंतः बिंदु क्या कह रहा है, ठीक है, कोण। देखो कोण में क्या हो जाता है, आपके उभयनिष्ठ अंतः बिंदु हो जाता है। कोण में क्या हो जाता है, आपके उभयनिष्ठ अंतः बिंदु हो जाता है, तो इसके लिए कोण वाला आ जाएगा। 5, 6 और 7 का माध्य है। भाई माध्य तो मध्य में होता है और इसे संख्या से संबंधित एक ही आ रहा है, देखो आपके 6। ठीक है, देखो माध्य का क्या अर्थ है, बीच वाला मान। माध्य का क्या अर्थ है, बीच वाला मान, तो वैसे डायरेक्ट ही माध्य मध्य में होता है, बीच में होता है। 5, 6, 7 आ रहा तो 6 होगा, इसका क्या हो जाएगा, आपके 6 वाला हो जाएगा। बिल्कुल सही है, आपके सारे ही हो गए। ठीक है, 6 के सामने क्या आ जाएगा, आपके 6 के सामने, छठे वाले के सामने ई आ जाएगा। ठीक है, छठे ऑप्शन के सामने कौन सा आ जाएगा, आपके ई वाला ऑप्शन सही रहेगा आपके। चलो नेक्स्ट में आ जाते हैं आपके। नेक्स्ट बहुत ही प्यारा प्रश्न आ रहा है, देखो आपके। ठीक है, ये सारे सही विकल्प भी दे रखे हैं, आप चाहो तो इसको भी मिला सकते हो। चलो प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, नन्हे बच्चों, आपको जो है बहुत परीक्षा की बहुत बहुत बधाई। ठीक है, आपके गणित का पेपर रहा है, आज हिंदी का पेपर है। चलो, तो आप जो है इस पेपर को, गणित के पेपर के लिए तैयारी के लिए आप इस वीडियो को जरूर देख के जाए। 2023, 24, 25, ठीक है, 23, ठीक है, 23, 24 और 25 तीनों वीडियो जो है, तीनों कक्षाओं के जो वीडियो है
ठीक है, तीनों परीक्षाओं के जो वीडियो है वो जरूर देख कर जाए। 2023, 2024 और 2025, इन तीनों परीक्षाओं के जो मुख्य परीक्षाओं के पेपर जो है वो जरूर देख कर जाए, क्योंकि पूरा पेपर जो है इसमें से ही छपने वाला है। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से आपके जो है बैठ जाएंगे हर एक पेपर में। ठीक है, चाहे कोई सा भी विषय का हो, आप जरूर देखें इनको। ठीक है, तो गणित के तो मैंने तीनों ही अपलोड कर रखे हैं। चलो देखते देखे इसमें आपके चौथे में क्या आ जाता है। देखो चौथे के लिए अपन जो है देखते हैं, रेखीय बहुपद की घात होती है साहब, ये है देखो आपके 2x धन y बराबर 0, इस प्रकार के समीकरण है। x धन y बराबर 1। तो ये आपके क्या है, रेखिक समीकरण। रेखिक समीकरण क्यों कहते हैं कि इनका अगर ग्राफ खींचते तो एक सरल रेखा आता है, इसलिए इनको रेखिक समीकरण कहते हैं। तो क्या कह रहा है, रेखिक बहुपद की घात होती है। देखो रेखिक बहुपद की घात एक होती है, क्योंकि सबसे बड़ी घात ही क्या होती है, बहुपद की घात होती है। सबसे बड़ी घात जो होती है बहुपद की घात होती है। तो आपके बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, देखो यहाँ पर बहुपद की जो घात है वो कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। चतुर्थांश किससे कहते हैं, देखो बहुत ही प्यारा है प्रश्न, ये बहुत ही प्यारा प्रश्न है कि भाई चतुर्थांश किसे कहते हैं। तो क्या परिभाषा लिखेंगे क्या इसकी। हाँ सर, परिभाषा तो लिखनी पड़ेगी आपको, कुछ भी कर लो आप, लेकिन परिभाषा आपको लिखनी पड़ेगी। तो देखो इसको कहते हैं क्षैतिज रेखा और इसको ऊर्ध्वाधर रेखा। क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष भी कहते हैं। ये आपकी कौन सी रेखा है, देखो आपके क्षैतिज रेखा है, ये क्षैतिज रेखा है। और ये वाई अक्ष है, इसको ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। ऊर्ध्वाधर रेखा, इसको क्या कहेंगे, ऊर्ध्वाधर रेखा। ये रेखा वो मूवी वाली रेखा नहीं है आपके। ठीक है, ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष की बात कर रहे हैं। तो देखो अपन जिस तल में ये क्षैतिज ऊर्ध्वाधर रेखा खींचेंगे, तो ये रेखा है उस तल को क्या करेंगी, 4 भागों में बांट देगी। पहले भाग को प्रथम चतुर्थांश कहेंगे, दूसरे भाग को द्वितीय चतुर्थांश कहेंगे, तृतीय भाग को तृतीय चतुर्थांश कहेंगे, चतुर्थ भाग को चतुर्थ चतुर्थांश कहेंगे। तो देखो आपके क्या कह रहा है कि चतुर्थांश किसे कहेंगे। तो चतुर्थांश की परिभाषा बहुत ही सिंपल हो गई आपके। ठीक है, या तो अक्ष या क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं जिस तल में खींची जाती है वो उस तल को 4 भागों में बांटती है, और प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं, चतुर्थांश कहते हैं। ठीक है, चतुर्थांश कहते हैं। तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ठीक है, जिस तल में खींचे जाते हैं उस तल को वो क्या करते हैं, 4 भागों में विभाजित कर देते हैं। प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं, चतुर्थांश चौथांश कहते हैं। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, आपके परिभाषा हो जाएगी। सर लिख दो ना, चलो अपन लिख देते हैं इसका, किसका, आपके देखो चतुर्थांश बी वाले का जो है आंसर लिख देते हैं। जिस तल में तल में ठीक है, क्षैतिज क्षैतिज और क्षैतिज यानी कि क्या हो गया बोलो, क्षैतिज यानी कि एक्स अक्ष, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर यानी कि वाई अक्ष, ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींची जाती है। ये रेखाएं उस तल को 4 भागों में, ठीक है, क्या होता है, 4 भागों में, उस तल को 4 भागों में विभाजित करती है, विभाजित करती है विभाजित करती है। और प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं, चतुर्थांश। प्रत्येक भाग को, इसके प्रत्येक भाग को चतुर्थांश कहते हैं, जिसके प्रत्येक भाग को चतुर्थांश प्रत्येक भाग को चतुर्थांश कहते हैं। ठीक है, प्रत्येक भाग को क्या कहेंगे अपन, देखो चतुर्थांश कहेंगे। ठीक है, जिस तल में अपन जो है एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींचेंगे, जिस तल में एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींचेंगे, प्रत्येक तो ये उस तल को क्या करेगी, 4 भागों में विभाजित करेगी। प्रथम भाग को प्रथम चतुर्थांश कहेंगे, द्वितीय भाग को द्वितीय चतुर्थांश कहेंगे, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय भाग को तृतीय चतुर्थांश कहेंगे, तृतीय चतुर्थांश कहेंगे।
और चतुर्थ भाग को चतुर्थांश कहेंगे, चतुर्थ। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलो नेक्स्ट आ जाता है आपके, ओहो बारगो, ये तो बार बार मेरे बज रहा है बीच बीच में। चलो इसको आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है, अधिक कोण क्या कह रहा है, रेखीय समीकरण x बराबर 3y को मानक रूप में लिखिए। सब मानक रूप में, देखो जैसे ये आपके मानक वर्ग समीकरण है, ax धन by प्लस c बराबर 0। एक्स धन बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये क्या है, रैखिक समीकरण का मानक रूप है। तो इसको भी क्या करनी है आपको, मानक रूप में लिखना है। किसको बोलो, एक्स, एक्स बराबर क्या है आपके 3y है, x बराबर 3y, इसको मानक रूप में लिखना है। यानी कि x इधर रखा, प्लस का 3y इधर आया, माइनस का 3y प्लस 0 बराबर 0 कर दें। ठीक है, बराबर 0, क्योंकि अचर राशि भी अपने को लिखनी पड़ेगी, अचर राशि भी 0 है और ये 0 है सही। तो ये इसका क्या हो गया, मानक रूप। तो इसका मानक रूप हो जाएगा x माइनस 3y प्लस 0 बराबर 0। ये इसका क्या हो जाएगा, मानक रूप हो जाएगा। बहुत ही एक नंबर का है। ठीक है, ज्यादा जो है अपने को रायता नहीं फैलाना है। ठीक है सर, इसमें चतुर्थांश वाले में तो फैला दिया, क्या करें, परिभाषा तो लिखनी पड़ेगी ना। चलो अगला आता है, अधिक कोण के माप की परास क्या होती है, ऐसा कह रहा है। अधिक कोण के माप की परास क्या होती है, तो देखो अधिक कोण यानी कि ऐसा कोण जो 90 डिग्री से तो अधिक हो। ठीक है, 90 डिग्री से तो क्या हो, अधिक हो, और 180 से कम हो, वो अधिक कोण कहलाता है। तो देखो अधिक कोण, अधिक कोण, इसकी परास क्या कह रहा है, वो ऐसा कोण जो क्या हो 90 डिग्री से तो क्या हो, बड़ा हो, लेकिन 180 डिग्री से छोटा हो, क्या होता है, अधिक कोण कहलाता है। इसकी परास हो गई। ठीक है, ये इसकी क्या हो जाए, परास हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है, परास ये हो जाए, त्रिभुज का क्षेत्रफल संबंधी हीरोन का सूत्र लिखिए। तो देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल संबंधी हीरोन का जो सूत्र होता है, वो क्या होता है आपके, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये आपके त्रिभुज का क्षेत्रफल संबंधी हीरोन का सूत्र है। ठीक है, हीरोन का है मतलब हीरो, एक अपन कहते हैं हीरो हीरोइन, है ना। तो हीरो हीरोइन यानी एक्टर एक्ट्रेस, वो वाला नहीं है ये। हीरोन यानी कि आपके जो है, हीरो भी कहते हैं इसको, हीरोन एक वैज्ञानिक था। ठीक है, जिसने क्या किया था, त्रिभुज की अगर तीनों भुजाएं ज्ञात हो या दो भुजाएं और परिमाप ज्ञात हो, तो उसका क्षेत्रफल निकाला जाता है। क्षेत्रफल निकालने से संबंधित जिस सूत्र को उसने प्रतिपादित किया था, उसे हीरोन या हीरो कहा जाता है। ठीक है, आपके हीरो हीरोइन वाला नहीं है। ठीक है, उसका भी आप जो है अच्छे से ध्यान रखें। चलो सर, कंफ्यूज मत करो। सर्वांग त्रिभुजों की परिभाषा दीजिए। देखो एक तो सर्वांग आ जाता है आपके, और एक आता है समरूप। इन दोनों में बच्चे जो है बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे। आपको कंफ्यूज होने का कोई काम नहीं होना चाहिए। देखो सर्वांग सम और समरूप में क्या अर्थ है। ठीक है सर, आप तो सर्वांग सम ही बता दो चाहो तो सर्वांग सम और समरूप, समरूप इन दोनों में अर्थ क्या है। देखो इनमें क्या होता है, कोण बराबर होते हैं, कोण बराबर, दो त्रिभुज होंगे और दोनों त्रिभुजों के सभी कोण बराबर होंगे, इसमें भी होंगे, इसमें भी, इसमें भी क्या कह रहा है, मेरे में भी होंगे। ये तो बात तो, इसमें क्या होता है, सारी भुजाएं, सभी भुजाएं भी बराबर, संगत भुजाएं बराबर होती, सभी क्या, संगत भुजाएं बराबर होती है इसमें। संगत भुजाएं, भुजाएं क्या होती है इसमें, बराबर होती है। और इसमें क्या होता है, संगत, संगत भुजाएं, संगत भुजाएं समानुपातिक होती है, समानुपातिक होती है। ठीक है, समानुपातिक होती है, ये दोनों में अंतर है। संगत कोण सर्वांग सम में भी बराबर होते हैं और समरूप त्रिभुजों में बराबर होते हैं। लेकिन उसने क्या कहा, देखो सर्वांग सम त्रिभुजों की परिभाषा है क्या होगी, तो ऐसे दो त्रिभुज, ऐसे दो त्रिभुज, ठीक है, जिनके आकार और आकृति क्या हो, समान हो। ठीक है, यानी कि संगत कोण बराबर और संगत भुजाएं भी क्या हो, बराबर हो, ऐसे त्रिभुज क्या कहलाएंगे, सर्वांग सम त्रिभुज कहलाएंगे। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। नेक्स्ट वाला आ जाता है, देखो आपके इसमें नेक्स्ट वाला प्रश्न आता है आपके, देखो यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न में आ जाते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपके,
तो सर्वांगसम त्रिभुज वे त्रिभुज जिनके आकार और माप क्या हो समान हो। आकार और माप क्या होंगे समान होंगे, उन्हें क्या कहेंगे सर्वांगसम त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, ये इसकी परिभाषा थी। निम्न कथनों में सत्य और असत्य कथन अपने को जो है छांटना है। निम्न कथनों में सत्य कथन क्या होगा और असत्य कथन क्या होगा, इसके बारे में अपने को देखना है। सत्य कथन क्या है, असत्य कथन कथन क्या है, कौन सा सत्य है और कौन सा क्या है असत्य कथन है। इनको अपने को जो है सत्य और असत्य कथन को छांटना है। ठीक है, अक्षों की प्रतिच्छेदी बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। तो देखो एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को जहां प्रच्छेद करते हैं उसको ओ से लिखते हैं और इसके निर्देशांक 0,0 होते हैं और इसको मूल बिंदु कहते हैं। बिल्कुल सही कह रहा है। ठीक है, तो अक्षों के प्रतिच्छेदी बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं, सत्य है। ठीक है, सत्य कह रहा है भाई, ये सही कह रहा है, ये हरिश्चंद्र है। ठीक है, चलो अगला चलते हैं अपन। सभी समकोण एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं, गलत कह रहा है। सभी समकोण तो एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक है, सभी समकोण तो यानी कि 90-90 के कोण के सब बराबर होंगे। तो ये क्या हो गया आपके असत्य हो जाएगा। ये वाला तो क्या हो गया आपकी, ये तो सत्य हो गया और ये क्या हो गया आपके असत्य। सभी समकोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, सभी समकोण एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं, गलत कह रहा है बावला। ठीक है, असत्य कह रहा है। सभी समकोण क्या होते हैं बराबर। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, सही कह रहा है बिल्कुल सब। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, ठीक है, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। सभी त्रिभुजों के सभी कोणों तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, बिल्कुल सही कहा है। किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, गलत कह रहा है। ठीक है, ये तो इसने क्या कहा सत्य, और ये क्या कह रहा है असत्य। सर कैसे कह रहा है भाई, कैसे कह रहा है क्या। देखो समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होने से सभी कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं और 60-60 डिग्री के होते हैं। देखो 60-60-60 जोड़ेंगे तभी तो 180 होगा, किसी ऊपर ही कहा है इसने। ठीक है, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। लेकिन देखो समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं बराबर होने से सभी कोण भी बराबर होंगे। तो देखो 60 60 और 60 तीनों को जोड़ोगे तभी तो 180 होगा। ठीक है, तो ये असत्य कथन हो गया आपके। ठीक है ना, पर आपके ये असत्य कथन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है देखो आपके। ठीक है, अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, तो ये भी बिल्कुल सही कह रहा है। ठीक है, वो अर्धवृत्त का जो वृत्तार्ध का जो कोण होता है वो क्या होता है समकोण होता है। अर्धवृत्त का जो कोण होता है, देखो अगर ये वृत्त है और अर्धवृत्त में अगर आप कोण बनाओगे कहीं भी बना दो आप, ठीक है, चाहे इधर बनाओ चाहे आप यहाँ बनाओ, ये सारे कोण क्या होंगे समकोण होंगे, 90 डिग्री के होंगे। वृत्तार्ध का कोण क्या होता है समकोण होता है। ये आपके प्रमेय भी है। अर्धवृत्त का जो कोण होता है वो क्या होता है आपके समकोण होता है, बिल्कुल सही कह रहा है। ये चलो नेक्स्ट में आ जाता है शंकु का आयतन। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर वर्ग एच होता है क्या। ऐसा कह रहा है वो कि शंकु का आयतन 1/3 पाई आर वर्ग एच होता है। ये आपके शंकु भाई साहब है। ठीक है, तो आपके शंकु का जो आयतन होता है, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन जो होता है वो बेलन का आयतन आपके पाई आर वर्ग एच होता है। सर ये तो बेलन का है, इसका 1/3 किसका होता है शंकु का होता है। तो 1/3 पाई आर वर्ग एच बिल्कुल शंकु का होता है। तो ये भी आपके सत्य कह रहा है। ठीक है, ये भी सत्य है, तो ये वाला भी सत्य है और ये भी सत्य है। अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है और शंकु का आयतन 1/3 पाई आर वर्ग एच होता है, ये भी क्या होता है सत्य। सर नीचे दिख गया सत्य 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 है। चलो बिल्कुल सही कहा आपने। चलो यहाँ पर आगे चलते हैं। आगे आ गए, ये देखो आपके यहाँ पर क्या कह रहा है वो प्रश्न देखो आपके। बहुत ही प्यारा सिंपल सा प्रश्न है। यहाँ पर आपको क्या करना है हल करना है, तो क्या करना है अपने को हल करना है। क्या कह रहा है निम्न का मान ज्ञात कीजिए। 9 की घात 1/2 का मान क्या है। देखो आपके प्रश्न 9 की घात आपकी क्या है 1/2। 9 की घात कितनी है 1/2। और 1/2 लगाना और वर्गमूल लगाना आप एक ही बात होता है। सर ये 1/2 बटे बटे हमको समझ में नहीं आता है, ऊपर बैठा है कंधे पे चढ़ के बैठा है तो ऐसा अटपटा सा लग रहा है सर, हमें समझ में नहीं आता है, इससे लिखो तो हम समझ में आ जाए। छतरी लेके आ गया साहब, ये छतरी में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया। 9 को क्या लिखोगे देखो 3 × 3। सर एक जोड़ा बनाकर एक बाहर लिख दो। हाँ सर ऐसे तो बिल्कुल समझ में आ गया। तो इसका मान ये आपके हल हो गया। ये आपके जो है 2 नंबर वाले प्रश्न है। 9 की घात 1/2 यानी कि वर्गमूल 9 का मान कितना आ जाएगा 3।
ये आपके ये अथवा वाला अगर देखोगे तो देखो ये क्या है अथवा वाला, 6 वर्गमूल 5 को 2 वर्गमूल 5 से गुणा कीजिए, इसको 2 वर्गमूल 5 से क्या करना है, गुणा करना है। ठीक है, हल देखो आपके, ठीक है, दोनों में से एक ही करना है, आपको ये ध्यान रखना है एग्जाम में। सर दोनों कर दे तो डबल नंबर नहीं देंगे, ऐसा नहीं होता है, आप इसका विशेष ध्यान रखिए। दोनों करोगे तो जो पहले वाला होगा अगर वो सही है तो नंबर मिल जाएंगे, वो गलत है तो आपको 0 नंबर दे दिया जाएगा। दूसरे वाला चेक उसको डायरेक्ट जाएगा। इसलिए ज्यादा होशियार नहीं बनना, नहीं तो मुर्गा बना दूंगा, कान पकड़ लूंगा वरना मैं आपका। देखो आप ये भी जानते हो प्यारे दोस्तों, देखो यहाँ पर 6 का 6 में गुणा करूंगा 12 हो जाएगा, ये 12 लिख दिया। और आप देखो यहाँ वर्मूल 5 में वर्मूल 5 का गुणा करेंगे। सर वर्मूल 2 में वर्मूल 2 का गुणा करते हैं तो कितना आता है, 2 आता है। वर्मूल 3 में वर्मूल 3 का गुणा करते हैं तो 3 आ जाता है। सर वर्मूल 4 में वर्मूल 4 का, बिल्कुल बच्चों 4 ही होगा। ठीक है, आप अंडर रूट निकाल के देखोगे तो भी आ जाएगा। वर्मूल 5 में वर्मूल 5 का करोगे तो 5 आएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर वर्मूल 5 में वर्मूल 5 का करेंगे तो 5 आ जाएगा। और 12 का गुणा 5 में करूंगा, 12×5 = 60, ये इसका आंसर आ जाएगा। बहुत ही प्यारा प्रश्न था, बहुत ही सिंपल, बहुत सरल प्रश्न था। चलो नेक्स्ट प्रश्न में आ जाते हैं अपन। ठीक है, दोनों में से एक ही करना है आपको, इसका आपको अच्छे से ध्यान रखना है। देखो ये वाला आ गया आपके प्रश्न, है ना, ये वाला आपके देखो बहुत ही, दोनों ही देखेंगे अपन अथवा वाले भी, क्योंकि आपके जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। सरल कीजिए, देखो सरल किसको करना है साहब, कठिन है क्या सर? हाँ कठिन है, तभी तो कह रहा होगा सरल कीजिए। 2 की घात 2/3, ठीक है, और गुणा, बीच में कोई चिन्ह, गुणा 2 की घात 1/3। ठीक है, इस प्रकार से लिख देते हैं अपन इसको, क्या था कि आपको अच्छे समझ में आएगा। एक ही बात है, इस प्रकार से लिखना और इस प्रकार से लिखना एक ही बात होता है। ठीक है, 2 की घात 2/3 और 2 की घात 1/3। सर गुणा में घातें जुड़ती है, ठीक है, आधार समान, देखो यहाँ भी दो, इसको आधार कहेंगे, इसको आधार कहेंगे, इनको घाते कहेंगे, घाते कहेंगे। तो ये कंधे पर बैठे देखो इनके, यानी कि ये घाते हैं। तो देखो अगर आधार समान हो तो घाते जुड़ जाएगी, यानी कि 2/3 में 1/3 जुड़ जाएगा। 2/3 में 1/3 जुड़ जाएगा। सर 2 और 1 तो 3 हो गया, बटे में भी क्या आ रहा है 3, 3 से 3 कट गया 1, यानी कि 2 की घात 1। सर एक घात नहीं लगाते हैं, बिल्कुल नहीं लगाते हैं, तो 2 उत्तर आ जाएगा इसका। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था। ठीक है, इसका उत्तर कितना आ गया, 2 आ गया आपके। देखो ये अथवा वाला देखो, अब आप इसके अथवा वाला भी हल देख लो। आपको दोनों नहीं करना है, मैंने क्या कहा, करना एक ही बावले। ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आपको ज्यादा होशियारी नहीं लगाना है, नहीं तो मुर्गा बना के ऊपर बैठ जाऊंगा, अंडों का ढेर लग जाएगा नीचे। ठीक है, आपको 4/5 और 3/5 के बीच की दो परिमेय संख्या पूछनी, जोड़ना थोड़ी इसको। ठीक है, इन दोनों के बीच की क्या कह रहा है वो, परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो इन दोनों के बीच की अपने को क्या करना है, देखो 4/5 और 3/5, इन दोनों के बीच की क्या कह रहा है, दो परिमेय संख्या पूछी है उसने, दो परिमेय संख्या निकालना है, दो परिमेय संख्या निकाल, तो अपन कितनी भी निकाल सकते हैं। देखो इसको कहते हैं बटे वाली को हर, बटे वाली को अपन हर कहते हैं। और अगर हर समान हो तो जितनी परिमेय संख्या निकालनी है उससे एक ज्यादा से गुणा भाग करना है आपने। तो इसने 2 पूछी है, तो अपने को क्या करना है, 3 से गुणा भाग करना है, एक ज्यादा से गुणा भाग करना है। यानी कि 4/5 में अपन ने 3 से एक ज्यादा 3 होता है, तो पूछिए 2 से एक ज्यादा कितना होता है, 3 से गुणा भाग कर दिया। इसमें भी आपको क्या करना है, 3 से गुणा भाग करना है। देखो 3 से 3 कट जाए कोई प्रभाव तो नहीं पड़ेगा, लेकिन अपने संख्या आ जाएगी। देखो 4 का गुणा 3 में करेंगे, 4×3 = 12 और 5×3 = 15। ऊपर गुणा किया 4×3 = 12, नीचे गुणा किया 5×3 = 15। यहाँ भी देखो 3 का 3 में गुणा होगा 9 हो जाएगा, और 5×3 = 15। तो देखो अब इन दोनों, क्योंकि इसका मान ये आएगा, क्योंकि देखो 3 से 3 कट जाए 4/5 ही हो रहा है, यहाँ भी देखो 3 से 3 कटेगा 3/5 ही हो रहा है। तो इन दोनों के बीच की कह दो कि इन दोनों के बीच की कह दो, एक ही बात है। तो देखो 12 के बाद में क्या आता, 13, 13/15, फिर आ जाएगा आपके 14/15, 3×4 = 12। देखो यहाँ 3/5 थी, तो 3×3 = 9 हो गया।
ठीक है, तो अपने को देखो इधर से इधर ले लेते हैं अपन, है ना, इन दोनों के बीच की ये नहीं रहेगी। ठीक है, देखो 9 के बाद में क्या आ रहा है, इधर इधर चलना पड़ेगा आपको। ठीक है, इधर चलना पड़ेगा। 9 के बाद में क्या आ रहा है, 10। 9 के बाद क्या आ गया, 10/15। फिर आ जाएगा आपके 11/15। सर फिर 12/15 आ गया। 12/15 तो ही सही है ना आपके, ये दोनों रहेगी। आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान रखना थोड़ा, है ना, उधर मत जाना आप। 9/15, 10/15, 11/15, 12/15, 13/15, तो फिर इधर बाहर निकल जाएगा वो। लेकिन उसने इन दोनों के बीच की गई थी, तो ये इन दोनों के बीच की ये रहेगी आपके, इसका ध्यान रखना है। 11/15 और 10/15। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था। चलो आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न ही आ जाता है। देखो इसमें नेक्स्ट प्रश्न ही आ गया है आपके, क्या कह रहा है, बहुपद पी ऑफ एक्स बराबर 2x धन 5 का शून्य ज्ञात कीजिए। पहले तो देखो इसका शून्य, पहले एक इसका निकाल लेते हैं, फिर इस अथवा वाले का हल करते हैं। तो पहले इसका निकाल लेते हैं अपन। देखो इसका शून्य निकाल लेते हैं पहले। ठीक है, पी ऑफ एक्स, इसका शून्य निकालना है। देखो आप क्या करो, शून्य के लिए शून्य के बराबर करो और चर का मान निकाल लो। जो चर का मान आएगा वही शून्य होगा, इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखो शून्य निकालने के लिए, शून्य ज्ञात करने के लिए, शून्य के लिए, शून्य के लिए, ठीक है, पी ऑफ एक्स को क्या कर दो आप, 0 के बराबर कर दो। पी ऑफ एक्स बोले तो 2x धन 5 को अपने को क्या करना है, 0 के बराबर, क्योंकि ये इसके बराबर, ये इसके बराबर 0 किया, यानी कि इसके बराबर भी 0 है। तो देखो यहाँ पर प्लस का 5 इधर आएगा, माइनस का 5 इधर, 2x बच जाएगा, 2 इधर जाएगा इसके बटे में, यानी कि -5/2 हो जाएगा। तो इसका एक शून्य पूछा था। ठीक है, बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। इसका शून्य आ गया -5/2 होगा, और एक ही शून्य होगा। क्यों, क्योंकि देखो ये यहाँ पर रेखिक समीकरण है, और रेखिक समीकरण की घात 1 होती है, जिसकी घात 1 होती है, अर्थात रेखिक समीकरण है तो उसका एक शून्य होता है। द्विघात के 2 होते हैं, तीन घात वाले के 3 होते हैं, चार घात वाले के 4 होते हैं, तो इसका एक शून्य ये आ जाएगा। तो अतः, अतः बहुपद, बहुपद, अतः बहुपद, बहुपद 2x धन 5 का शून्य -5/2 होगा। ठीक है, इसका ये शून्य हो जाएगा आपके। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था। चलो नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है आपके यहाँ पर, ये अथवा वाला देख लेते हैं इसका। यदि बहुपद पी ऑफ एक्स बराबर दिया है, देखो पी ऑफ एक्स बराबर क्या दे रहा है, देखो पी ऑफ एक्स के बराबर दिया है इसने, बहुपद पी ऑफ एक्स बराबर क्या दिया है इसने, x-1 और x+1। तो पी ऑफ 2 का मान ज्ञात कीजिए। पी ऑफ 2 का मान पूछ रहा है, तो देखो पी ऑफ 2 का मान पूछ रहा है, तो देखो यहाँ x है तो यहाँ भी x और यहाँ भी x आया। तो यहाँ अगर 2 आया तो यहाँ भी क्या आ जाएगा आपके 2 -1, और यहाँ भी क्या आ जाएगा 2+1 आ। क्योंकि इसने पी ऑफ 2 का मान पूछा है, तो जब x की जगह x आएगा, 2 लिख दिया, 2 की जगह 2 आ जाएगा, x की जगह 2 आ जाएगा। देखो यहाँ x है तो यहाँ भी x, यहाँ भी x, अगर यहाँ 2 लिखूंगा तो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 आ जाएगा। यहाँ भी 2 लिख दिया, यहाँ भी 2 लिख दिया। देखो 2 में से 1 घटेगा 1, 2 और 1 कितना हो गया 3। 3 का गुणा 1 में करा, 3 1 कम 3, तो पी ऑफ 2 का मान आ गया आपके। अतः, अतः पी ऑफ 2 इज इक्वल टू 3 होगा। इसका मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सर अंग्रेजी बोल रहे हो, अंग्रेज हो क्या, नहीं नहीं बच्चे। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा समझना है तो। चलो देखो अगला आ जाता है। यहाँ पर देखो आपके, यहाँ पर देखो बिंदु 2,4 का भुज और कोटि का मान बताइए। भुज और कोटि का मान बताइए। बिंदु दिया है देखो इसने, बिंदु 2,4, इसका एक तो क्या पूछा है उसने, भुज, और एक कोटि का मान पूछ रहा है। ठीक है, दोनों के मान पूछा है, किसका बोलो, 2,4। सर अभी आपने ट्रिक बताई थी, बहुत गजब बताई थी सर आपने ट्रिक जो है। ठीक है, क्या, बुको, बुको, भूको से याद रखो, जिसको बहुत ज्यादा भूख लग रही तो उसको क्या कहेंगे, भूखा, वो तो भूखा है। तो ये भूको से याद रख लो। भू से तो क्या हो जाएगा आपकी भुज, और को से क्या हो जाएगा कोटी। सर अभी हाल तो बात करी थी, आप बार बार कर रहे हो बात, वही बात। ठीक है, तो आप भी समझ लो। ठीक है, तो पहला वाला क्या हो जाएगा भुज, दूसरा वाला कोटी। तो भुज तो कितना हो गया आपके 2,
और कोटि कितनी हो गई आपके? 4 हो गई प्यारे दोस्तों, 4 हो जाएगी। ये आपके आंसर आ गया इसका। चलो नेक्स्ट वाला प्रश्न चल लेते हैं अपन। नेक्स्ट वाला प्रश्न क्या आ जाता है आपके? देखो अथवा वाला देखो, -2,4 और 1,2 किस चतुर्थांश में होंगे? एक तो आ रहा है -2,4 आ रहा है, ये एक तो कौन सा आ रहा है? -2,4 और एक कौन सा आ रहा है? 1,2 कौन से चतुर्थांश में है? तो देखो अभी हाल ये भी मैंने आपको बताया था, ये है आपके एक्स अक्ष और ये है आपके वाई अक्ष। ये है आपके एक्स अक्ष, इसको एक्स अक्ष कहते हैं, इसको वाई अक्ष। और इधर एक्स अक्ष धन होता है, इधर सॉरी इधर वाई अक्ष धन, इधर नीचे वाई अक्ष ऋण। इधर एक्स अक्ष धन, इधर एक्स अक्ष ऋण होता है। तो देखो अगर x का भी मान धन है और y का भी मान धन है, दोनों मान धन है, x और y अगर दोनों धन है, तो वो किस में आएगा? आपके प्रथम में, प्रथम चतुर्थांश में आ जाएगा ये बावला। अगर देखो x का मान तो क्या है? ऋण, और y का क्या है? धन, तो वो किस में आ जाएगा? आपके द्वितीय चतुर्थांश में, द्वितीय चतुर्थांश में आ जाएगा। और x और y दोनों ऋण है, x भी ऋण है, पहला वाला मान भी ऋण है, दूसरा वाला मान भी ऋण है, तो वो आ जाएगा आपके तृतीय चतुर्थांश में। और देखो x तो क्या है? धन है, और y क्या है? आपके ऋण है, तो वो आ जाएगा आपके चतुर्थ चतुर्थांश में, चतुर्थ चतुर्थांश में आ जाएगा। तो देखो 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 यहाँ पर कौन सा आ रहा है? पहला ऋण दूसरा धन। साहब पहला ऋण दूसरा धन तो द्वितीय में आ जाएगा, ये वाला तो किस में आ जाएगा? द्वितीय, द्वितीय चतुर्थांश में होगा, द्वितीय चतुर्थांश में होगा। देखो दोनों ही धन, गजब, दोनों धन है, तो वो किस में आ जाएगा? प्रथम में आ जाएगा, प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश में हो जाए। बस इतनी सी बात करी, इसने ज्यादा बात नहीं करी। अब इसका विशेष ध्यान रखिए। चलो ये अब अथवा वाला देख लो, ठीक है, ये अथवा वाला ही था, है ना, ये अथवा वाला ही था, दोनों जो थे। अब चलो नेक्स्ट प्रश्न में आ जाते हैं साहब। ये है देखो आपके नेक्स्ट प्रश्न, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। क्या कह रहा है वो? यहाँ पर देखो आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर ये -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, इधर 1 है, इधर 2 है, इधर 3 है, +1 है, +2 है, +3 है, +4 है, इधर -1 है, -2 है, -3, ऐसे। और वो तो एक तो एफ के निर्देशांक पूछ रहा है और एक डी के निर्देशांक पूछ रहा है। ऐसा कहा उसने, डी के निर्देशांक बिंदु 1,3 तथा 2,3 को ग्राफ पर आलेखित कीजिए, ऐसा कह रहा है। एक तो ये कहा आलेखित करना है, अथवा दी गई आकृति के डी के निर्देशांक और एफ के निर्देशांक भी पूछे उसने। तो देखो पहले बिंदु 1,3 और 2,3 को ग्राफ पर आलेखित कीजिए साहब, मतलब ग्राफ में कहाँ आएंगे? देखो 1,3, ये तो 1 आ रहा है और ये 3, तो ये तो यहाँ आ जाएगा, ये इसका आलेखित हो गया साहब, ये इसका आलेखित हो गया। ये 1,3 तो यहाँ आ गया, आप 1,3 अगर आप पर आलेखित करोगे तो यहाँ आ जाएगा। और 2,3, देखो x का मान 2 है और y का 3 है, 2,3 भी इधर आ रहा है, ये यहीं आ गया, इसकी लाइन में आ गया 2,3, ये भी यहाँ अगर आलेखित करोगे तो ये आ जाएगा आपके। चलो अथवा वाला देखते हैं, इन दोनों बिंदुओं के निर्देशांक पूछ रहा है वो, दोनों बिंदुओं के डी और एफ के निर्देशांक। तो देखो डी का निर्देशांक ये हो गया, पहले एक्स आता है, एक्स का निर्देशांक, एक्स का मान, एक्स निर्देशांक, एक्स अक्ष पर एक्स देखेंगे, एक्स अक्ष पर एक्स देखेंगे तो एक्स का मान तो कितना आ गया? 3, और फिर वाई अक्ष पर वाई देखेंगे 1, 3,1, इसका निर्देशांक 3,1, डी के निर्देशांक हो गया। फिर एफ के निर्देशांक देखो, पहले एक्स वाला मान देखेंगे, एक्स अक्ष पर देखेंगे तो एक्स का मान तो कितना हो गया? -1, और वाई का मान कितना हो गया? -3, -1, या सर चेंज भी हो गए, उल्टे भी हो गए, और ऋणी हो गए, ऋणी हो गए, ऋणी, ये धनी था, धन वाला धनी, ऋण वाला ऋणी, क्या? चलो नेक्स्ट वाला प्रश्न आ जाता है, बहुत ही प्यारा। तो ठीक है, आप भी बहुत प्यारे प्यारे हैं, प्रश्न पत्र भी बहुत प्यारा प्यारा है। चलो देखते हैं नेक्स्ट वाला प्रश्न आ जाता है आपके यहाँ पर।
क्या कह रहा है, यदि बिंदु 3,4 समीकरण के आलेख पर स्थित है, आलेख पर स्थित है मतलब रेखा के ऊपर है ये बिंदु, तो मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ए का मान ज्ञात कीजिए, तो ए का मान यहाँ ए आएगा। ठीक है, ए का मान ज्ञात कीजिए। चलो, ये आलेख पर स्थित है मतलब ये 3,4 आलेख पर स्थित है। किसका बोलो, 3y बराबर ax प्लस 7, 3,4 बिंदु 3,4 समीकरण 3y। ठीक है, समीकरण 3y बराबर ax प्लस 7 के आलेख पर है, आलेख पर है। तो देखो, आलेख पर होगा तो x का मान 3 होगा और y का 4 होगा। ठीक है, आलेख पर है इसलिए क्या, चूंकि 3,4 समीकरण के आलेख पर स्थित है, यानी कि जिस बिंदु पर ये स्थित होगा उस बिंदु पर x का मान तो कितना हो जाएगा, 3 और y का 4। यानी कि x की जगह तो 3 लिखना है और y की जगह 4, y की जगह 4 लिखना है, y की जगह 4 लिख दिया, ऐसे लिख दिया। x की जगह कितना लिखना है, 3 लिखना है, प्लस 7 लिख दिया। ये प्लस 7 लिख दिया साहब, 3 चौक 12 हो गया, प्लस का 7 इधर आया, माइनस का 7 हो गया, इधर 3a बचा। क्या बचा, 3a। ये 3 इधर आएगा, इसके बटे में आ जाएगा, इसके बटे में आ जाएगा। तो 12 में 7 गया तो 5 बच गया ऊपर, तो 12 में से 7 गया तो 5, और ये 3 इधर आ गया इसके बटे में। तो ये बराबर, ए का मान पूछ रहा था, तो ये बराबर हो गया 3/5। अतः ए बराबर हो जाएगा आपकी 5/3 होगा, 5/3 होगा। ये इसका आपको ध्यान रखना है। चलो, अब इसके अथवा वाला प्रश्न देखते हैं। इसके अथवा वाला प्रश्न भी बहुत ही प्यारा प्रश्न है। चलो, अथवा वाला प्रश्न अपन जो है देख लेते हैं। इसके अथवा वाला प्रश्न, ठीक है, देखो यहाँ से आपके जो है अथवा वाला प्रश्न आ जाता है। रेखिक समीकरण, ये रेखिक समीकरण, ठीक है, -2x प्लस 3y बराबर 6 को x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और एबीसी का मान बताइए। ये आपके देखो -2x प्लस 3y बराबर 6 था, इस रूप में व्यक्त करना है, यानी कि 0 के बराबर करना है। ठीक है, इसको व्यापक रूप में लिखना है, मूल रूप में लिखना है। तो ये -2x इधर रख लिया, प्लस का 3y भी इधर है, प्लस का 6 इधर आएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। अब इसकी तुलना ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से, ax धन बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना कर लो। से तुलना करने पर, इससे तुलना करोगे तो देखो x के बराबर 1 से, यानी कि a बराबर कितना हो गया आपके -2, a बराबर 2, -2, और y के बराबर y यानी b बराबर 3 हो गया। b बराबर कितना हो गया आपके 3, और c बराबर देखो -6 होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, कितना हो जाए, -6। ये भी आपके सही होगा और ये भी सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। कौन सा, देखो अगर मैं इसमें माइनस से गुणा करूंगा तो चिन्ह बदल जाएंगे। तो माइनस का 2x किसका हो जाए, प्लस का 2x, और प्लस का 3y इधर आएगा, माइनस का 3y, चिन्ह बदलेगा तो प्लस का 3y माइनस का 3y। और देखो ये प्लस का 6 माइनस का 6 हो जाए, माइनस का 6 इधर आएगा वापस, प्लस का 6 हो जाएगा बराबर 0। इसकी तुलना कर लो अब, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना करोगे। x के बराबर x यानी कि a बराबर कितना हो जाएगा 2, y के बराबर y यानी b बराबर -3, और c बराबर +6, ये भी सही होगा। ठीक है, देखो इसमें ऋण का गुणा करोगे तो ये आ जाएगा, ये ऋण का है तो धन का हो जाएगा, ये धन का है तो ऋण का हो जाएगा, ऋण का है तो धन का हो जाएगा। आप दोनों में से कोई सा भी हल करोगे सही माना जाएगा। एक ही करना है, लेकिन आपको ध्यान रखना है, ये तो हंटर से पिटाई करूंगा मैं आपकी। अगला चलता है, देखो अगला नेक्स्ट वाला प्रश्न आ जाता है अथवा रेखिक समीकरण। ये हो गया, अथवा वाला भी हो गया। अब तो नेक्स्ट प्रश्न पर आएंगे भाई, है ना। अब अपन नेक्स्ट प्रश्न में आएंगे भाई, बार बार उसी को देखेंगे क्या। चलो, बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, मेरे दौरे पड़ने लगे, ऐसा लग रहा, उसी को लेके बैठ गया था मैं वापस। देखो इसको, देखो समीकरण 2x धन 5 बराबर 0 के 2 हल ज्ञात कीजिए। इसके 2 हल पूछ रहा है, इसके 2 हल निकालना है।
ठीक है, देखो x के 2 मान रख दो, y के 2 आ जाएंगे, 2 हल हो जाएंगे। इसका आपको ध्यान रखना है किसके, तो x धन 5y बराबर 0, इसके 2 हल पूछ रहा है। तो देखो एक x की जगह में क्या रख देता हूँ, 0। सर 0 रख रहे हो, बहुत सरल होगा, अच्छा ठीक है। तो देखो x की जगह 0 लिख देते हैं, ये 2 तो ऐसे लिखा है, x की जगह 0 लिख दिया, प्लस 5y बराबर क्या है 0, ये 0। देखो 0 में किसी का गुणा करो 0, 0 प्लस का उधर जाएगा माइनस का 0, इधर 5y बच गया, 0 में से 0 कटेगा तो भी 0, y बराबर ये 5 इधर जाएगा 0 के बटे में, 0 में किसी का ही भाग लगाओ 0, y का मान तो 0 आ गया। तो ये एक हल हो गया, x का मान 0 रखा तो y का भी 0 हो गया। सर 2 पूछा है, एक और रख दो, x का मान कुछ भी रख दो, चलो +1 रख देते हैं, चाहो -1 भी रख सकते, x का मान +1 रख दो। x की जगह +1 रखूंगा तो 2 गुना +1 हो जाएगा, 2 गुना +1 हो जाएगा, प्लस 5y बराबर क्या हो रहा है 0, ये 5y इधर रख लिया, ये प्लस का 2 एकम 2 हो रहा है, प्लस का 2 उधर जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, y बराबर ये -2, 5 इधर गुणा में इधर जाएगा, इसके बटे में हो जाएगा। ठीक, ये 2 हल आ गया। अतः अतः दो हल, दो हल क्या हो रहा है, एक तो आ गया 0,0 तथा देखो 1, -2/5 होंगे, ये दोनों हल हो जाएंगे इस रेखिक समीकरण के, ये 2 हल हो जाएंगे प्यारे दोस्तों। चलो अब इसमें देखो ये नेक्स्ट वाला आ जाता, अथवा वाला देखते हैं, इसके बाद में अपन जो है इसके अथवा वाला प्रश्न देखते हैं। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, ऐसा का ऐसे ही पेपर जो है आपके 2026 का वार्षिक परीक्षा का आने वाला है, आप जरूर देख के जाना है इसको। एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत की 2 गुनी है, तो इस कथन को निरूपित करने वाले 2 चर वाला रेखिक समीकरण लिखना है, यानी कि 2 चर होना चाहिए, एक x और एक y मान लो। तो एक नोटबुक की जो कीमत है अपन 100 रुपये मान लेते हैं, अपन ने मान लिया। हल देखो, हल में माना कि एक नोटबुक की कीमत रुपये x तथा एक कलम की कीमत अपन ने मानी है, भी ध्यान रखना, 100 रुपये तथा एक कलम की कीमत एक कलम की कीमत रुपये y है। ठीक है, कलम यानी क्या हो गया आपके पेन, सर अब इतना तो जानते हैं हम, ठीक है बिल्कुल सही। तो अब उसने क्या कहा, ये देखो आपके एक नोटबुक की कीमत है, ये कलम की कीमत है, लेकिन वो क्या कह रहा है, क्या कहा उसने, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत की 2 गुनी है। ये जो नोटबुक की कीमत है, ये जो नोटबुक की कीमत है कलम की कीमत की 2 गुनी है, यानी कलम की कीमत में 2 से गुणा करेंगे तो उसकी कीमत नोटबुक के बराबर हो जाएगी, यानी कि x + 2y, x बराबर 2y, सॉरी, ये 2 चर वाला रेखिक समीकरण हो गया आपके। ठीक है, आप चाहो तो इसको 0 के बराबर भी लिख सकते हो, प्लस का 2y इधर आएगा, माइनस का 2y, ये लिखा तो भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, आप कोई सा भी लिख सकते हो, 2 नंबर के हिसाब से दोनों ही सही माने जाएंगे। चलो नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है आपके, बहुत ही प्यारा सवाल। यहाँ पर देखो ये आ जाता है, ये वेरी IMP और बहुत सरल सा सवाल है आपके, देखो यहाँ पर। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है और बहुत ही प्यारा प्रश्न है। ठीक है, इस प्रकार का प्रश्न है, देखो यहाँ पर यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा लिखी, पहले तो अपने को 5वीं अभिधारणा लिखनी है, यूक्लिड भाई साहब की अपने को, देखो यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा अपने को जो है लिखनी है। ठीक है, यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा अपन जो है सर्वप्रथम क्या कर देते हैं, यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा जो है अपन लिख देते हैं। ठीक है, यूक्लिड की यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा यूक्लिड की क्या हो जाएगी आपकी 5वीं अभिधारणा। भाई यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा क्या कह रहा है कि अगर वो क्या कह रहा है, 2 रेखाएं हैं, ठीक है, ये ये 2 रेखाएं हैं और ये 2 रेखाओं पर एक तीसरी रेखा गिरी, ये 2 रेखाओं पर तीसरी रेखा गिरी, तो ये क्या कह रहा है कि इन दोनों रेखाओं को इधर भी बढ़ाओ चाहे इधर भी बढ़ाओ, लेकिन इधर अगर आप इधर भी बढ़ाओगे, ये दोनों कोणों को जोड़ो।
ठीक है, ये क्या कह रहा है कि इन दोनों कोणों को भी जोड़ो। मान लो ये तो 1 है और ये 2 है, और इधर वाले कोण ये कौन सा है? एक तो देखो ये वाला तो कोण 3 है और ये 4 है, इसको 3 नाम दे दिया, 4 है। अगर मैं इन दोनों कोणों को भी जोड़ूंगा और इधर भी इन दोनों कोणों को जोड़ूंगा, तो वो क्या कह रहा है कि इन दोनों रेखाओं को बढ़ाने पर, इधर भी इनको बढ़ाओ, इधर भी इनको बढ़ाओ, तो बढ़ाए जाने पर ये दोनों रेखाएं उस ओर मिलेगी जिधर इन दोनों कोणों का योग दो समकोण से क्या हो, कम। दो समकोण से जिधर कम होगा, यानी कि 90-90 180 हो रहा है, जिधर 180 से कम होगा उधर बढ़ाने पर ही मिलेगी। यह आपके यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा है। ठीक है, अब उसको ध्यान रखना है। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अगर दो रेखाएं हैं और उस पर तीसरी रेखा गिरती है, तो उन दोनों रेखाओं को बढ़ाए जाने पर वे रेखाएं उस ओर मिलती है जिस ओर दोनों अंतःकोणों का योग दो समकोण से कम होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अपन यहां पर लिख देते हैं, यदि दो रेखाओं पर, ठीक है, समांतर नहीं होनी चाहिए, दो असमांतर रेखाओं पर, दो असमांतर, दो असमांतर रेखाओं पर, रेखाओं पर तीसरी रेखा, तीसरी रेखा गिरती है, गिरती है, तो वे दोनों रेखाएं, दोनों रेखाएं बढ़ाए जाने पर, बढ़ाए जाने पर उस ओर मिलती है, उस ओर मिलती है, उस ओर मिलती है जिस ओर, जिस ओर दोनों अंतःकोणों का योग, दोनों अंतःकोणों का योग दो समकोण से कम होता है, दो समकोण से कम होता है, कम होता है। ये ध्यान रखना, दो समकोण से क्या हो, कम हो। दो समकोण बोले तो 180 डिग्री से कम हो, अब ऐसे भी लिख सकते हो। दो समकोण से कम होता है, उस ओर बढ़ाने पर, जैसे इन दोनों रेखाओं को इधर बढ़ाओगे तो भी मिलेगी, तो ही मिलेगी, इधर बढ़ाने पर तो और इनके बीच की दूरी क्या होगी, कम होगी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो दो रेखाओं पर अगर तीसरी रेखा गिरती है, तो उन दोनों रेखाओं को अगर अपन बढ़ाएंगे तो वो दोनों रेखाएं उस ओर मिलेगी जिस ओर उसके दोनों अंतःकोणों का योग दो समकोण अर्थात 180 डिग्री से कम होता है। चलो नेक्स्ट आ जाता है इसका, देखो आपके नेक्स्ट प्रश्न इसका देखते हैं अपन। नेक्स्ट नेक्स्ट प्रश्न क्या था, देखो आपके इसका, यहां पर देखो ये आकृति दे रखी थी, इसमें आकृति में AC बराबर BD है। AC और BD क्या है, बराबर है। ये आपके देखो ये A से C का मान जो है, ठीक है, AC और BD क्या है, क्या कह रहा है, बराबर है। ये देखो यहाँ पर A दे रखा है, यहाँ पर A दे रखा है इसने, और यहाँ पर क्या दे रखा है, C, और यहाँ पर इसने B दे दिया है, और यहाँ पर इसने D दे रखा है। तो वो क्या कह रहा है कि इस AC का मान और इस BD का मान क्या है, बराबर है। तो अपने को सिद्ध क्या करना है कि AB बराबर CD भी है। ये AB और CD का मान भी क्या है, बराबर है। ये दिया है, हल देखो, हल क्या दिया है इसने, AC बराबर BD। ठीक है, चूंकि AC बराबर BD कहां से लिखा, बोलो, अपने घर से रखा है क्या इसका, नहीं नहीं भाई, आपने दिया है वहीं से तो लिखा अपन ने, AC बराबर क्या है, BD है। आपके AC और BD बराबर है, अपने को ये सिद्ध करना है कि AB बराबर CD। ये AB और CD बराबर है, तो दोनों में कॉमन कौन है, देखो ये BC दोनों में कॉमन है। लेकिन अपन किसी समीकरण के दोनों पक्षों में से समान राशि को जोड़ भी सकते हैं, समान राशि को घटा भी सकते हैं। तो दोनों में उभयनिष्ठ आ रहा है, तो BC को दोनों पक्षों में से घटा देते हैं। तो अपन ने लिख दिया यहाँ पर, दोनों पक्षों में से, दोनों पक्षों में से BC घटाने पर, यानी कि अपन क्या करेंगे, AC में से भी BC घटा देंगे और BD में से भी BC घटा देंगे। सर दोनों में से घटा दिया, घटाओ आगे चलो सर। हाँ साहब, देखो आप AC में से अगर BC घटाएंगे, इसमें से अगर मैं ये घटाऊंगा तो क्या बच जाएगा, AB।
और देखो बीडी में से बीसी घटाओ, ये आपके बीडी में से, ठीक है, ये बीडी है, ये बीडी में से ये बीसी घटाएंगे, ये घटाएंगे तो क्या बच जाएगा आपके सीडी। और यही तो सिद्ध करना था, ठीक है, यही सिद्ध करना, यही सिद्ध करना बहुत ही सिंपल सा था और बहुत ही महत्वपूर्ण है ये ध्यान, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण भी है और बहुत सिंपल सा भी है। चलो नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है आपके, देखो इसी का, ठीक है, 14वां प्रश्न आ जाता है। देखो ये आपके आकृति भी इसने बना रखी है, आकृति दी गई है इसमें, ठीक है, इसमें आकृति में एक्स और वाई का मान पूछ रहा है। देखो इस एक्स का मान और ये वाई का मान क्या होगा, ये दोनों रेखाएं समांतर है, ये भी रेखा और सीडी रेखा दोनों क्या है, समांतर है। एक्स और वाई कोण का मान पूछ रहा है, ये वाला कोण एक्स है और ये वाला कोण वाई है, लेकिन एक्स और वाई तो दोनों बराबर होंगे क्योंकि ये दोनों कौन से कोण हैं, संगत कोण है, भी समांतर सीडी है, ये आपको ध्यान रखना है। चाहो तो ये 50 है तो 180 में से 50 घटाओगे तो आपके ये वाला 130 हो जाएगा, और ये एक्स और वाई यहां से भी आप निकाल सकते हो, ये दोनों शीर्षामुख कोण है तो बराबर होंगे, ठीक है। तो देखो अपन ने यहाँ पर ये तो क्या हो रहा है, एक्स और ये क्या रहा 50, दोनों का योग 180 होगा। आपके हल देखो 14वें का हल आपके एक्स प्लस 50 बराबर 180 डिग्री, यहाँ पे लिख दो रेखीय युग्म के कोण है, रेखीय युग्म के कोण है। जब रेखीय युग्म के कोण है तो इनका योग 180 होगा, एक्स का मान निकालूंगा तो इधर क्या है, देखो आपके 180 है, ये प्लस का 50 इधर आएगा, माइनस का 50 हो जाएगा, 180 में से 50 घटेंगे तो 130 आ रहा, 130 आ रहा है, ठीक है। वैसे भी देखो एकांतर अंतः कोण है तो इसका मान भी आपके 130 हो जाएगा। चाहो तो ये शीर्षाभिमुख कोण होने के कारण भी बराबर होगा, तो देखो y बराबर कितना हो जाएगा 130 डिग्री, शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है तो बराबर होंगे एक्स के आकार के। अगर दो रेखाएं एक दूसरे को क्या करती है, क्रॉस करती है, तो एक्स के आकार के कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं और दोनों कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे, आपके बराबर हो जाएंगे। देखो अथवा वाला, तो फिर दर्शाई कि ए बी समांतर सी डी है। तो देखो यहाँ पर इसको दर्शाना है, ए बी और सी डी क्या है, समांतर है, ये समांतर है, ये दर्शाना है। लेकिन देखो एक्स बराबर क्या हो गया, वाई, क्योंकि x बराबर क्या आया आपके, x बराबर y बराबर 130 आ गया। लेकिन देखो x और y बराबर है और इन ये तो एकांतर अंतः कोण, चूंकि यह एकांतर अंतः कोण बराबर है तो अगर दो रेखाएं समांतर है तो एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं, और अगर एकांतर अंतः कोण बराबर है तो दोनों रेखाएं समांतर होगी। तो चूंकि x बराबर y बराबर 130 है, ठीक है, चूंकि x बराबर y बराबर 130 है, यहाँ यहाँ एकांतर अंतः कोण बराबर है, एकांतर अंतः कोण बराबर है। तो इन कोणों को बनाने वाली रेखाएं कौन सी, ए बी और सी डी है, तो ये दोनों रेखाएं क्या होगी, समांतर, इसलिए ए बी समांतर किसके हो जाएगी, सी डी के, ठीक है। क्योंकि अगर रेखाएं समांतर हो तो एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं, और अगर एकांतर अंतःकोण बराबर है तो रेखाएं समांतर होगी, ठीक है। यहाँ पर समांतर पूछा था उसने, ठीक है। देखो अथवा वाला प्रश्न देखते हैं इसका, इसके अथवा वाला ये वाला प्रश्न आ गया, बहुत ही वेरी आईएमपी प्रश्न है। देखो इसको देखते हैं, देखिए अपन यहाँ पर, ये बहुत ही सिंपल सा है और सही प्रश्न है, वेरी आईएमपी इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है ये आपके। देखो इस प्रकार से दिया है इसने, ये इस प्रकार से ये आपके देखो क्या कह रहा है, पी क्यू आर बराबर पी आर क्यू, ये देखो पी क्यू आर ये वाला कोण, पी क्यू आर ये वाला कोण हो गया आपकी, ये वाला कोण हो गया, और पी आर क्यू देखो ये पी आर क्यू ये वाला कोण, ये दोनों कोण बराबर है। तो पी क्यू एस ये वाला कोण, पी क्यू एस तो ये वाला कोण, और पी आर टी ये वाला कोण, दोनों बराबर होंगे। उसने क्या कहा कि ये दोनों अंदर अंदर वाले कोण बराबर है तो बाहर बाहर वाले कोण भी बराबर, ठीक है। तो क्या बात हो जाए फिर तो, चलो अंदर वाले कोण बराबर दिया है साहब इसने, ये क्या कर रखा है इसने, दिया है पी आर क्यू बराबर पी
पी क्यू आर बराबर पी आर क्यू, ये देखो पी क्यू आर बराबर पी आर क्यू दिया है। हल देखो आप, हल बहुत ही प्यारा है, यहाँ पर दिया है क्योंकि पी क्यू आर बराबर पी आर क्यू, क्योंकि पी क्यू आर कोण पी क्यू आर बराबर कोण क्या है आपके पी आर क्यू। ये कहां से लिखा है भाई, आपने प्रश्न में दिया है, दिया है इसने कि आपके पी क्यू आर और पी आर क्यू दोनों कोण क्या है बराबर है, ये दोनों कोण बराबर है। लेकिन देखो अगर मैं इस कोण में से अगर ये कोण घटाऊंगा, देखो इस कोण में से ये कोण घटाऊंगा, अगर इस कोण में से ये वाला कोण घटाएंगे तो ये वाला कोण बच जाएगा, पी क्यू आर बच जाएगा। देखो पी क्यू आर की जगह क्या लिख देंगे, पी क्यू आर की जगह क्या लिखेंगे अपन, ये पी क्यू आर है पूरा, ये वाला कोण चाहिए अपने को, तो अपन क्या करें कि ये पूरा वाला कोण 100, देखो इन दोनों कोणों का योग 180 होता है, चाहो तो आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, ये अपने को लिखने की जरूरत नहीं है। चलो इससे और सरल वाला आइडिया देखो अपन तो, ठीक है, और सरल वाला जो है आइडिया देखते हैं। साहब ये वाले दोनों कोण बराबर है, लेकिन ये रेखीय युग्म के कोण है, इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा, इन दोनों कोणों का योग भी 180 होगा, और 180 आपस में बराबर होंगे, यानी कि देखो पी क्यू आर कोण पी क्यू आर, ये तो पी क्यू आर हो गया और ये पी क्यू एस हो गया, दोनों बराबर है। और यहां देखो पी आर क्यू और पी आर टी भी दोनों क्या होंगे बराबर, कोण पी आर टी बराबर होंगे, क्यों, क्योंकि 180 डिग्री है, रेखीय युग्म के कोण है, रेखीय रेखीय युग्म के कोण है, रेखीय युग्म के कोण है, तो इन दोनों कोणों का योग भी 180 होगा, इन दोनों कोणों का योग भी 180 होगा, 180 बराबर, इनकी ये दोनों बराबर होंगे। लेकिन लेकिन क्या है, लेकिन किंतु परंतु क्या, देखो कोण पी क्यू आर बराबर क्या है पी आर क्यू, दिया है ना, ये तो इसने बावले ने प्रश्न में ही दिया है, तो यानी कि पी क्यू आर और पी आर क्यू बराबर है, कौन सा, देखो ढंग से देखो आप, देखो ये पी क्यू आर ये वाला कोण और पी आर क्यू ये वाला कोण दोनों बराबर है, ये दोनों कोण बराबर है, तो देखो बराबर से बराबर तो घट जाएगा, बचेगा क्या, देखो पी क्यू एस, क्योंकि प्लस का इधर आएगा माइनस का, बराबर है दोनों, बराबर में से बराबर घटेगा, जीरो बचेगा, तो क्या बचेगा इधर, तो पी क्यू एस बचा, और इधर क्या बचा, देखो कोण पी आर टी, और यही तो सिद्ध करना था, पी क्यू एस बराबर पी आर टी। चलो लिख देते हैं, ठीक है, यही सिद्ध करना, यही सिद्ध करना था, बहुत ही प्यारा सिंपल सा सवाल था। चलो नेक्स्ट प्रश्न आ जाते हैं, इसी का नेक्स्ट प्रश्न आ जाते हैं आपके, सिंपल सिंपल प्रश्न आ रहे हैं, ये वाला आ गया देखो, ठीक है, एक त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज, ऐसा कह रहा है त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, ऐसा कहा त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण ए बराबर 90 डिग्री है और ए बी बराबर एसी है, तो कोण बी और कोण सी के मान ज्ञात कीजिए। चलो बहुत ही प्यारा प्रश्न है, इसको देखते हैं अपन, 15वें का हल देखेंगे अपन पहले, ठीक है, 15वें का हल देखेंगे, इसके बाद में अगला देखेंगे। प्रश्न क्या है, देखो प्रश्न देखते हैं, इसका आंसर देख, चलो क्या कह रहा है, त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है और कोण ए समकोण, ऐसा कह रहा हो, ये अपन ने समकोण त्रिभुज बना लिया साहब, एबीसी समकोण त्रिभुज बना लिया, और ये समकोण है और समकोण ए है तो इसकी जगह ए लिख दिया, बाकी बी और सी कहीं भी लिख सकते हो, ये बी इधर लिख दिया, सी इधर लिख दिया, और इसने क्या कहा ए बी बराबर ए सी है, ये तो देखो ए बी और ये ए सी दोनों बराबर है, तो कोण बी और कोण सी का मान ज्ञात कीजिए। लेकिन देखो एक ही त्रिभुज में इन दोनों, ये कोण 90 डिग्री है और ये दोनों कोण बराबर है, लेकिन तीनों कोणों का योग तो 180 होगा, तो अपन ने देखो दोनों कोण क्या होंगे बराबर, क्योंकि दोनों भुजाएं बराबर है त्रिभुज एबीसी में, क्योंकि
त्रिभुज एबीसी में क्या है, ए बी बराबर ए सी है, ए बी और ए सी बराबर है, ये ए बी और ए सी बराबर है, तो इनके सामने देखो ए बी के सामने का तो सी है और ए सी के सामने का बी है, तो यानी कि कोण बी बराबर भी क्या हो जाएगा, कोण सी। तो आप चाहो तो लिख सकते हो बराबर कोण की सम्मुख भुजाएं बराबर होगी। क्लियर है, बराबर कोण की सम्मुख भुजाएं हैं, अपन यह लिख सकते हैं बराबर 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 कोण की सम्मुख भुजाएं हैं। ठीक है, बराबर कोण की सम्मुख भुजाएं हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? ठीक है, कोण बी और कोण सी बराबर होंगे, लेकिन देखो कोण ए का मान 90 डिग्री है। कोण ए क्या है, समकोण है, ये 90 डिग्री है। क्योंकि कोण भी 90 है, लेकिन तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो जब इसमें कोण ए 90 का है तो ये दोनों मिलाकर 90 के होंगे, तभी तो 90 और 90 180 होगा। तो ये दोनों कोण मिलाकर 90 के होंगे, लेकिन दोनों कोण क्या है, बराबर है, तो ये 90 के आधे आधे हो जाएंगे, क्योंकि दोनों बराबर है, दोनों का योग 90 होगा। ठीक है, लेकिन दोनों बराबर है और दोनों का योग 90 हो रहा है, तो दोनों आधे आधे हो जाएंगे, यानी 45 45 के हो जाएंगे, यानी बी बराबर कोण सी बराबर 45 डिग्री। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न। चलो नेक्स्ट वाला, एस 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 सर्वांग समता नियम लिखिए। एस 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 सर्वांग समता नियम लिख देते हैं। अब देखो ये वाला अथवा वाला प्रश्न कर लेते हैं इसका। एस 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 सर्वांग समता नियम लिख लेते हैं इसका। एस 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 सर्वांग समता नियम, भुजा 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 सर्वांग समता नियम, एस 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 सर्वांग समता नियम, यानी कि या इसको कह दो साइड साइड साइड, यानी कि भुजा 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 सर्वांग समता नियम, सर्वांग समता नियम के क्या कहता है। ठीक है, अगर दो त्रिभुज है और ये दो त्रिभुज है और उनकी संगत भुजाएं समान है, तो वे दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। ठीक है, यही नियम यही है। यदि यदि दो त्रिभुजों की दो इस नियम के अनुसार यदि त्रिभुजों की दो त्रिभुजों की ऐसे सर्वांग समता नियम के अनुसार या इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, कानून है ये, इस नियम 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 देखो दो बार लिख दिया। इस नियम